Welcome to all. Hope you will be fine. Now listen carefully. Attention please everyone. Welcome Sumit, Mahan, Shweta and Shivani and other all of you. Kanchan. Listen carefully what I am going to be tell you. We are going to be discuss as scheduled is saying there are 3 class today, each class 45 minutes between 10 minutes gap. अभी पहली क्लास हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, एंशियंट इंडिया का जो एक सेगमेंट है चैल्कोलिथिक एरा, हिंदी में ताम्रपाषाण काल. Chalcolite, it is an ore of copper. So chalcolithic, chalco यानी copper and stone. Lithus means stone. तो ताम्र, तांबा और पाषाण यानी स्टोन. तो इस समय में हमें अब तांबे के हथियार उपकरण भी मिलने लगे, तो इसको कहते हैं चैल्कोलिथिक एरा, कॉपर स्टोन एज, हिंदी में ताम्र पाषाण काल. And I would like to be say, it is broadly under Neolithic era. इसे नवपाषाण काल के अंदर रखा जाता है. Within the Neolithic era, there is a part which time we found numbers of artifacts of copper. That's called copper stone age. तो अब आपका कॉपर स्टोन एज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. तो आज हिस्ट्री है. फर्स्ट वीडियो स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज पर. सेकेंड वीडियो विल गो अहेड ऑन हिस्ट्री सेम, एंड द थर्ड वीडियो एट मीन लास्ट वीडियो विल बी करंट अफेयर्स 45 मिनट्स. ठीक है. आज का जो करंट अफेयर्स होगा वो 23 मार्च से ऑनवर्ड्स होगा. ठीक है. चलिए, आज रिवायत के अनुसार जो हमारी और आपकी परंपरा बन रही है उसके अनुसार आज का इंपॉर्टेंस, नो डाउट आज का इंपॉर्टेंस. टुडे इज 12th May and the whole world celebrating 12th May as Nursing Day, World Nursing Day, विश्व नर्सिंग दिवस. विश्व नर्सिंग दिवस के संदर्भ में जब हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, एक हुई हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल. 1820 she took birth on 12th May and passed away at the age of 90 years in 1910. याद रखिए 1820 में इटली के फ्लोरेंस शहर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ. कब? 12 मई को. और वो पास्ट कर गई 13 अगस्त 1910 को. बड़ी अच्छी बात है, 90 साल जिंदा रहे. और जरा गौर फरमाइए, जब वो डेथ की तो यूं समझिए उन्हीं की अवतार लेकर के एक नई हमारी माता जन्म ली, जिनका नाम आप भी जानते हैं, मदर टेरेसा, मां टेरेसा. अल्बानिया में जन्म ली, यूरोप में, मदर टेरेसा 1910 में, जो गुजर गई 1997 में, यानी वो 87 वर्ष जी. तो बड़ा लिंक करेगा तो दोनों आ जाएगा, पर छोड़िए उसको. तो मैं बात कर रहा हूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, ब्रिटिश माता पिता की संतान थी. फादर विलियम नाइटिंगेल ब्रिटेन के थे और इटली में काम करते थे, रहते थे, और उनको उनके चाचा से बड़ी संपत्ति मिली, बहुत अमीर थे. मां फ्रांसिस स्मिथ, वो भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी. तो नाइटिंगेल के पास धन की कमी नहीं थी और अपने सिस्टर के साथ पूरी दुनिया घूमी.
यहाँ वहाँ तरह तरह के काम वगैरह, लेकिन दिल नहीं लगा। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उसके पिताजी ने टीचर रखे, फिर भी पढ़ी पर दिल नहीं लगा। और फाइनली उसको लगा कि ये टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, कुछ काम किया जाए। ये उन्हीं का स्टेटमेंट, कुछ काम किया जाए, वर्दीफुल वर्क किया जाए, बैठ के टाइम गुजारना कोई मतलब नहीं है, भले हमारे पास धन कितना भी है। और तब वो 23 साल की उम्र में लंदन में एक नौकरी कर ली। नौकरी था कि एक बुजुर्ग महिला का देखभाल करना, और उसी पे उनका दिल लगता भी था। समय गुजरा, 1853 में क्रीमिया वॉर शुरू हो गया। क्रीमिया वॉर में एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की, तुर्की, ये तीनों एक तरफ मोर्चा संभाले था, और दूसरी तरफ रशिया क्रीमिया को लेकर आपस में लड़ाई चल रही थी। और इन मित्र देशों का जो कैंप था वो तुर्की में बना हुआ था, स्कॉट्रू नाम के जगह पे। और काफी हानि उठानी पड़ी थी इन इंग्लैंड वाले को, तुर्की वालों को। और स्कॉट्रू को कह दिया गया हेल ऑन द अर्थ। इतने सेना मरे, लंदन की सेना, इंग्लैंड की सेना मरी। तो वो वहां काम करती थी लंदन में, तो उनको कहा गया कि क्यों ना आपको हम नर्सिंग का चीफ बना करके आपको हम भेज दें तुर्की। तो वो तैयार हो गई, एंड शी केम टू टर्की इन 1854 और रही, और दिन रात सेवा की। लेडी विद लैम्प का नाम मिला, मदर ऑफ नर्सिंग सर्विस मिला, फाउंडर ऑफ नर्सिंग सर्विस मिला, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम से उन्होंने अपना एक नर्सिंग जर्नल, मैगजीन्स भी निकाली। वो एक अच्छी मैनेजर भी हुई, अच्छी ट्रेनर भी हुई, समझ रहे हैं ना मेरी बात, डाटा गैदरर भी हुई, राइटर भी हुई, सोशलिस्ट भी हुई, बहुत सारे उनके हैं। इस तरह से वो हम लोगों को सेवा भाव देकर गए। तो आज वर्ल्ड नर्सिंग डे है। मेरी मां खुद एक नर्स रह चुकी हैं और हो गए 20 साल रिटायर कर चुकी हैं। तो मैं बहुत नज़दीक से उनकी सेवाओं को देखा हूं, समझा हूं। मैं अपनी मां को भी और इन तमाम जो नर्सिंग सेवा से जुड़े लोग हैं उनको मैं अपना होमेज पे करता हूं। ठीक है। दूसरी चीज है, यूएनओ के, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 2,20,00,000 नर्सेस हैं इस दुनिया में, और लगभग मिडवाइफ जिसको कह देते हैं, जो उनके साथ सहायिका होती है, वो भी इतने ही हैं। इन सब लगा करके देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ प्लस डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ हैं जो दुनिया को सर्विस दे रहे हैं। लेकिन अब बात बदलते, जैसा कि आप जानते हैं, डब्ल्यूएचओ कहता है, यूएनओ कहता है कि प्रत्येक 1,00,000 पर 222 डॉक्टर होना चाहिए। रसिया में 400 डॉक्टर हैं, 226 डॉक्टर यूएसए में है पर लाख। इंडिया का मत पूछिए, बहुत नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा हम नहीं करते। पर चलिए अब इससे फ्री हो जाइए, कम टू द पॉइंट इन हिस्ट्री। तो आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, वर्ल्ड नर्सिंग डे है। फ्लोरेंस से बिलोंग करती, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैगजीन निकाली थी, नहीं, क्रीमिया वॉर से एसोसिएट थी, मदर ऑफ नर्सिंग सर्विस, फाउंडर ऑफ नर्सिंग सर्विस, या मदर ऑफ नर्सिंग सर्विस जो है, लेकिन एक्चुअल वर्ड मदर ऑफ नर्सिंग सर्विस याद रखिएगा, लेडी विद लैम्प। ओके, सो इंपॉर्टेंस फिनिश्ड। नाउ लिसन केयरफुली। 12 में हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। टॉपिक हमारा जो है चैल्कोलिथिक एरा, जैसा मैंने कल बताया था उसमें कंटिन्यू थे। चैल्कोलिथिक एरा बताया था ना, 4500 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक इसे हम देखते हैं, विद इन न्यूलिथिक एरा। इसको हिंदी में कहा ताम्रपाषाण काल, कॉपर स्टोरेज। अब उसमें हमें कुछ साइट्स चाहिए, डिफरेंट साइट्स चाहिए। तो कौन कौन से साइट्स हैं?
सॉरी बेटा, तो ध्यान देना है। अब सारे साइड्स पे बात होगी, और साइड्स देखिए कैसे है। साइड्स को 4 डायरेक्शन में बांट दें। पहला हम साइड्स निकालते हैं, साउथ वेस्ट राजस्थान में, ठीक है। यहां पर हमारा जो है, आपने नाम सुना होगा आहार। आहार को हम लोग कह देते हैं ताम्बवती। दूसरा जो है गिलुंज। तीसरा जो है साइट गणेश्वर। ऐसे ही बात करें नंबर 2 पर, तो क्या आता है? अब हम देते हैं वेस्ट मालवा। मध्य प्रदेश। और यहां पर जो साइट है मालवा, ठीक है, ये याद रखिएगा। काइथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एरर, मालवा, काइथा और एरर। 1 2 3। अब जो चौथा है उसको देखें, सॉरी तीसरा, वो कहलाएगा हम महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो हमारा आता है साइट्स, उसमें एक आ गया आपका दाइमाबाद। दूसरा जोड़वे संस्कृति इसको कहते हैं। कल्चर, आहार भी एक कल्चर हो जाता है। दाइमाबाद, नामगांव, नामगांव पुणे में है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट, दाइमाबाद और इनाम। ऐसे ही चौथे लेवल पर आ जाए, तो चौथे लेवल पर आ जाता है ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में एक आपका आता है चिरांद। दूसरा जो आपका आता है राजार भी। हालांकि चिराग के अलावे आप उसके बाद आपसे कोई पूछता नहीं है, ठीक है, तो चिराग एक याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिहार, ये याद, इस पर पहले फोकस करें, फिर कश्मीर पार्ट में चले। 5 जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, तो यहां पर एक है आपका बुरजाहों, और जो दूसरा है गुफकरा। हम इसी पर फोकस कर रहे हैं। मेहरगढ़ हम लोग पढ़ चुके थे, रिमेंबर, मेहरगढ़ हम लोग पढ़ चुके थे,
कोल्डी हवा पढ़ चुके थे, चिराग भी समझ में आ गया था। अब जो ब्रॉन्ज से रिलेटेड मिला है उस पर ध्यान दीजिए। यहां से लगभग 10 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको मालूम है जो चैल्कोलिथिक एरा के लोग हैं, कैसे समाज के लोग हैं, आपको मालूम है, ये सब कृषक बस्तियां हैं, ठीक है ना, एग्रीगेरियन विलेज। कृषक बस्तियां, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ठीक है, एक सेकंड देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा या फिर फोटो खींच लीजिए। अब सुनिए, हमें यह ध्यान देना है कि सर्वप्रथम यहां से सवाल कैसे आते हैं, तो याद रखिएगा, ताम्रपाषाण कालीन समय की कुछ बस्तियां भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। इस समय में उस स्थान विशेष पर हमें बहुत सारे तांबों के सामान मिले हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो कुछ वेपन्स हैं और कुछ डेली यूज की चीजें हैं। उसमें डेकोरेटिव आइटम भी है, टॉयज भी है, होम यूटेंसियल भी है और भी चीजें हैं। इन दैट रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो हम सबसे पहले एक एरिया लेते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है, रखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो पहला क्या हो गया, साउथ ईस्ट लिखना, आई एम सॉरी, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट राजस्थान में पहला आप एक बात करते हैं तो पहला आपका आता है आहार। आहार का पुराना नाम ताम्बवती, याद रखिएगा, ये 2100 से लगभग 1500 बीसी के आसपास डेवलप्ड हुई और उसी समय की चीजें हमें प्राप्त होती है। साउथ ईस्ट राजस्थान, देयर इज ए वन प्लेस आहार known as Ahar culture. It is located near Udaipur, southeast Rajasthan. Its time is located near about 2100 BC to 1500 BC। और चूंकि यहां पर तांबे की बहुत सारी चीजें मिली हैं, लगभग 4000 से ज्यादा कॉपर मेड आर्टिकल्स मिले हैं, तो वहां के लोगों ने किसी समय इसका नाम दे दिया ताम्बवती। तो ताम्बवती, अब आहारपुरी एक बस्ती थी, ताम्बवती उसे पुराना नाम मिला। और ऐसा देखने से लगता है कि आहार कल्चर में रहने वाले जो ग्रामीण सभ्यता के लोग थे, उनका एक हेडक्वार्टर, एक सेंट्रल पॉइंट, वो जो था उसका नाम है गिलुंद। गिलुंद, तो गिलुंद किससे रिलेट करता है, आहार से। आहार संस्कृति भारत में डेवलप हुई किस एरिया में, साउथ ईस्ट राजस्थान में, नियर, ठीक है, उदयपुर। अब अगले पॉइंट पर आइए, यहां से क्या क्या मिले, तो तांबे की बहुत सारी चीजें मिली। दिमाग में नहीं रखिए कि क्या क्या मिली, बहुत सारी चीजें मिली। आपसे लोकेशन पूछेगा, आहार किस समय की बस्तियां हैं, आहार कल्चर, गिलुंद कल्चर रिलेटेड फ्रॉम विच टाइम, तो ये बताना है। तो चैल्कोलिथिक एरा। अब आइए, ऐसा ही एक सेक्टर है जिसका नाम है गणेश्वर। तो याद रखिए, ये भी राजस्थान में है, गणेश्वर नाम की जगह पर। यहां भी तांबे की बहुत सारी चीजें मिली। याद रहेगा, आहार और गिलुंद 4 हेक्टर में फैला हुआ था। जरा गौर फरमाएंगे, 4 हेक्टर आज के टाइम में लगभग 10 एकड़ है, और 10 एकड़ जमीन का रकबा बड़ा होता है। तो ऐसी उनकी बस्तियां थी, कच्ची ईंटों से घिरी हुई थी, बाउंड्री वॉल था, फोर्टिफाइड था, उसके दरमियान वो लोग अंदर रहते थे। बात समझाइए, तो याद है, आज भी जैसे राजस्थान में चले जाइए, छोटे छोटे ऐसी बस्तियां ठानी कहलाते हैं। एक मूवी देखिएगा, थीरन। थीरन मूवी देखी है, थीरन एक मूवी है, और एक मूवी है जल। ये सब बड़े हाई क्लास की मूवी है,
जल, गुजरात में पानी की जो समस्या है उस पर बनाया गया है जल। देखिएगा बिल्कुल वैसा ही सोच पैदा हो जाएगी आपको, वैसे गाँव। अब आइए नंबर 2 पे हम आते हैं, मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है उस पे। यानी अब हम बात करें तो आहार कहां है, ओल्ड नेम ताम्बवती। आहार का ही सेंट्रल पॉइंट क्या था, गिलुंद। गणेश्वर इज ऑल्सो रिलेटेड टू राजस्थान। सो आहार, गिलुंद एंड गणेश्वर ऑल थ्री एसोसिएट विथ साउथ ईस्ट राजस्थान, रिलेटेड टू चैल्कोलिथिक साइट्स। What was the old name of Ahar? Your answer will be ताम्बवती। याद रखिए ताम्बवती, इसी को कहते हैं ताम्बवती। तो ताम्बवती ताम्बवती एक ही चीज है, वहां लोग ऐसे कहते हैं। एक्चुअल वर्ड ये। अगर लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन वहां पे लोकल नाम क्या है, ताम्बवती। चलिए अब आते हैं सेकेंड, वेस्ट मालवा या वेस्ट एमपी। मध्य प्रदेश के पश्चिम में मालवा है, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र में हमें एक मालवा विलेज मिला, एक काइथा विलेज मिला, एक एरन मिला। दिखने में ईरान है, हिंदी में लिखा जाएगा एरन। एरन सुनना है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में मालवा में हम देखते हैं यहां पर 1700 से लेकर के लगभग 1200 बीसी तक ये कल्चर जिंदा रहा। मालवा कल्चर रिमेन एक्टिवेटेड alive from since 1700 century BC to 1200 century BC। लगभग 500 साल तक ये जिंदा रहा मालवा रीजन में। मालूम है ना, मालवा काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपास के लिए जाना जाता है, और खास करके मालवा ओपियम, अफीम के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो इतने साल पहले वहां पर एक पूरी कल्चर थी, मालवा कल्चर के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर आइए। यहां पर भी तमाम तांबे की चीजें मिली है, कोई आर्टिफैक्ट्स को पर्टिकुलरली हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अब मालवा के बाद एक जगह है काइथा, मैंने जिसका जिक्र किया है काइथा। तो काइथा जो है आपका ये मालवा रीजन में इंपॉर्टेंस है। यहां पर जो घर मिले, तो एक घर मिला जिसमें कंगन है तांबे की, 29 पेयर्स ऑफ बाला कंगन कह सकते हैं मिला, हाथ का कंगन तांबे का। और इसके अलावे स्टाइट और कैमेलियन एक स्टोन होता है जो थोड़ा प्रेसियस स्टोन होता है, आज भी लोग इसकी अंगूठियां पहनते हैं। तो स्टाइट और कैमेलियन स्टोन के कुछ जेम्स मिले, गहने मिले। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस घर से मिला वो घर किसी रईस व्यक्ति का होगा, अमीर व्यक्ति का होगा। याद रखिएगा, ऐसा यूपीएससी पूछ चुका है कि कहां से ताम्रपाषाण कालीन किस बस्ती से किसी घर में या किस साइट से जो है तांबे के बहुत सारे कंगन मिले। तो जवाब दीजिएगा ना, काइथा से। तो काइथा से। अब आ जाइए, काइथा का टाइमिंग क्या दिखता है। तो काइथा का टाइमिंग 2000 बीसी से लेकर के लगभग 1800 बीसी के आसपास है। लगभग 200-300 ईस्वी का यहां पर देखते हैं डेवलपमेंट है। अब आ जाइए एरन। एरन मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा के आसपास है। और एरन जो है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कि एरन अभिलेख तो हिस्ट्री में भी आप पढ़ते ही हैं। एरन अभिलेख किसका था आपको ही मालूम होगा, पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड, जिसमें लिखा है कि हर्षवर्धन की सेना को चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने परास्त कर दिया और उसे नर्मदा नदी पर ही रोक दिया और दक्षिण भारत पर बढ़ने से रोक दिया। यह मतलब है। एरन अभिलेख के अनुसार चालुक्य राजा, वेस्टर्न चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड टू हर्ष आर्मी, ये है। तो वो एरन है, यूपीएससी ने पूछ चुका है कई बार। और एरन को ERAN ईरान लिखा जाता है, तो पढ़ने से ईरान होगा, पर वो एरन है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो ये बात। दूसरी पॉइंट हम एक चीज और बताना आपको चाहेंगे कि पश्चिम महाराष्ट्र जो है वहां पर कौन कौन सी है। तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है वहां पर हमें अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है,
याद है ना, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेट करता है क्या, साईं बाबा। साईं बाबा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा क्षेत्र में हमें कुछ बस्तियां मिली, ठीक है, जैसे कि जोरवे, नेवासा, दायमाबाद। तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, रिमेंबर। उस एरिया को देखने के बाद जब और ढूंढा गया तो और मिला। तो जब हम आगे बढ़े तो पहुंचे कहां, पुणे। पुणे में हमें मिला चंदौली, सोनागांव, इनामगांव, नासिक विलेज, विलेज नासिक और प्रकाश। तो याद रखिएगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें क्या क्या मिला, अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, और पुणे में क्या क्या मिला, इनामगांव, सोनागांव, चंदौली, प्रकाश और नासिक, ये सब गांव। ये सभी जगह पे बहुत सारे तांबे के ढेर मिले जो इस्तेमाल वो करते थे। तो इन सब को मिलाकर के एक नाम दिया जोरवे कल्चर। तो महाराष्ट्र में जो मिला उसको कहते हैं जोरवे संस्कृति, जोरवे कल्चर, ठीक है, जोरवे कल्चर। अब जोरवे कल्चर का जो टाइमिंग दिखता है, टाइमिंग, वो टाइमिंग है 1400 बीसी से लेकर के 700 बीसी के आसपास, यानी लगभग 700 वर्षों का समय दिखता है। और कब से कब, 1400 बीसी से 700 बीसी। और इस समय में जो देखते हैं तो इसका मतलब है मालवा कल्चर के बाद ये डेवलप हो रहा है, नहीं, और लेट तक चला। तो ये तो अपने से पहले वाले कल्चर से बहुत कुछ सीखेगा, लेगा। अर्थात सवाल ऐसे आता है, इनमें से कौन सा ताम्रपाषाण बस्तियां या कल्चर थी जो मालवा संस्कृति से ऋणी थी। ऋणी मतलब क्या होता है, किसी से कुछ लेना। तो विच कल्चर टेकन नंबर ऑफ लाइफ स्टाइल एंड थिंग्स फ्रॉम मालवा कल्चर। आंसर विल बी जोरवे कल्चर, इनाम गांव, दाइमाबाद, सोना गांव, चंदोली, ठीक है ना। तो चलिए अब जोरवे संस्कृति को देखें तो ये 1400 से 700 है, अहमदनगर में है, और गोदावरी नदी वहां निकलती है, और गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, ये था, लेकिन गोदावरी की एक सहायक नदी है परवरा। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है परवरा, और उसके किनारे ये जोरवे कल्चर डेवलप हुआ। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यहां से हमें एक खास चीजें मिलती है कि यहां के लोग मृतकों का संस्कार जो करते थे, दोहरा समाधान करते। कैसे दोहरा, ऐसे समझिए कैसे। पहले शरीर को, मृतक शरीर को, लाश को जला देते थे, ये एक हो गया। जलाने के बाद उनके राख, फूल, जो अश्म कहते हैं, उसको अस्थियां इकट्ठा कर लेते। अस्थि मतलब हड्डी होता है, अस्थियां इकट्ठा कर लेते और एक बर्तन में, मटके में रख देते, और जहां वो सोते थे, घर के अंदर बेडरूम में जहां सोते थे, उस बेडरूम के फर्श को तोड़ करके उसके नीचे दबा देते थे और बंद कर देते थे। समझ आई बात। तो याद रखिएगा, किस संस्कृति के लोग दोहरा समाधान करते थे। तो एक तो पारसी लोग हैं, वो करते ही हैं, जो आज भी आता है। और ताम्रपाषाण कालीन वह बस्तियां जहां के लोग दोहरा समाधान करते, तो बोलेंगे जोरवे संस्कृति, बोलेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र, बोलेंगे इनाम गांव के लोग, जोरवे संस्कृति के लोग। पहले डेड बॉडी जलाते और उसके बाद उसके अस्थियों को मिट्टी के बर्तन में रख के अपने घर के अंदर फर्श के नीचे दबा देते। ये याद रखिएगा, बहुत हॉट क्वेश्चन है। टीचर एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जो जनरली जीएस बेस्ड है, सब जगह आता है। अब अगले पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट ये हुआ कि इनाम गांव ऐसी एक बस्तियां मिली, और इनाम गांव में भी हम देखते हैं जो बस्तियां हैं, वहां ये बस्ती लगभग आज की तारीख में देखें तो 3 एकड़ से ज्यादा में फैली हुई थी, और लगभग 3000 लोग रहते थे। इनाम गांव में हर तरह के लोग मिले हैं, मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली हैं, यानी स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस वी ऑल्सो फाउंड फ्रॉम
इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी मातृदेवी की, और यहां भी। तो कहीं ना कहीं हड़प्पन इफेक्ट यहां है, हड़प्पन प्रभाव यहां दिखता है। इनाम गांव में एक 5 कमरों वाला 5 रूम्स वाला एक घर मिला है, जिसमें 4 रूम रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और जो एक 5वां बीच का रूम है वो राउंड है, राउंड है। इससे ये अंदाजा लगता है कि ये कोई अमीर व्यक्ति का रहा होगा घर, जो इतने सारे कमरे होंगे। और ये अमीर व्यक्ति हो सकता है कि इनाम गांव का मुखिया रहा हो, हेड ऑफ द इनाम गांव, जो 5 कमरों वाले घर में रहता था, ऐसे समझना है। प्लस बहुत सारी तांबे की चीजें मिली हैं। प्लस इनाम गांव में गांव का जो वेस्टर्न पार्ट होता, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विलेज, गांव का पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर खास करके ये लोग आर्टिशियन को बसाते थे, शिल्पियों को बसाते थे, शिल्पकारों को, हस्तकरघा से जुड़े हस्तकार्य करने वालों को बसाते थे। याद रखिएगा, गांव के शिल्पी लोग कहां बसते थे? इनाम गांव में, गांव के पश्चिम में, क्योंकि उनके बैरक मिले हैं, उनसे जुड़े जो उद्योग थे वो निधियां, तांबे के काम करने की चीजें मिली हैं। इनाम गांव डिस्ट्रिक्ट पुणे, महाराष्ट्र। यहां के लोग क्या करते थे? तो शिल्पियों को गांव के पश्चिम 5 कमरों वाला मकान जो इनाम गांव के केंद्र में मिला है वो किसी मुखिया का रहा होगा। ये चीजें हैं। प्लस यहां पर और भी चीजें। अब आता है दाइमाबाद। दाइमाबाद जो बस्ती हमें मिली है वो बहुत बड़ी बस्ती है, और ये बस्ती इतनी बड़ी है कि ऐसा लगता है कि ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और लगभग 4000 लोग यहां रहते थे। दाइमाबाद near about spreading 20 hectares and 4000 people that time lived there, and I would like to be say, गौर फरमाएंगे, जब आपसे पूछे कि जितने भी चैल्कोलिथिक एरा विलेज मिले हैं सबसे बड़ा कौन, तो जवाब दीजिएगा दाइमाबाद। किस साइड से 5 कमरों वाला घर मिला है? इनाम गांव। किस संस्कृति के लोग दाह संस्कार के बाद मृतकों का अस्म मटके में डालकर फर्श के नीचे दबा के रखते थे? जोरवे संस्कृति। अगर जोरवे शब्द ना हो तो इनाम गांव होगा, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, इनाम। ठीक है। कायथा किससे जुड़ा बस्ती था? चलकोलिथिक। कहां? एमपी। ठीक है। अब आप समझिए, दूसरा जो है इनाम गांव के संदर्भ में इतनी सारी बातें हो गई, तो अब कुल मिलाकर के देखा कि ये सब है। प्लस बुर्जा होम की बात करें, ठीक है ना, और गुफकराल की बात करें, तो याद रखना है दाइमाबाद क्लियर, इनाम गांव क्लियर। अब है आपका ईस्ट इंडिया, यानी पूर्वी भारत में चिरांद। बहुत सिंपल एंड सोबर। चिरांद आज के बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में है, जो छपरा के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है सारण। और चिरांद में हमें हिरन के सिंग से बने हथियार मिले हैं। तांबे की कुछ चीजें मिली हैं जो गल गई हैं, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होता है, बाढ़ आता है, तो वहां पर अगर कोई चीज धरती में पड़ा रह गया तो वो जल्दी नष्ट हो जाएगा, कंपेयर टू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इवन ग्लेशियल पार्ट ऑफ इंडिया। वहां तो चीजें सुरक्षित रहती है। तो ये चीज है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मेरा बेटा को कल क्या मन में आया था, वो एक लेडी बर्ड करके एक कीड़ा होता है जो कद्दू खीरे वगैरह के पत्तियों पर होता है, रेडिश कलर का ऊपर डॉट होता है वाइट का। उसको उसने क्या किया, एक कटोरे में डाल के और कटोरे में पानी भर के फ्रीजर में डाल दिया कि देखते हैं कैसे ग्लेशियर में लोग दबे रहते हैं और जिंदा रहते हैं। और जब अगले दिन खोला तो वो उसमें दबी हुई थी ग्लेशियर में, यानी बर्फ के अंदर। अब उसके बाद उसको तोड़ के पिघला के बाहर छोड़ दिया। आफ्टर 5 मिनट्स लेटर वो कीड़ा चल पड़ा, तो उसका प्रयोग सफल हुआ। ठीक है, जाने दीजिए, अब बात समझिए। तो याद रखना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्लेशियर वाले क्षेत्र में जो है बहुत दिनों तक जो है कोई भी आर्टिफैक्ट्स रह सकता है, और ऐसे ही डेजर्ट एरिया में, थार में। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाएंगे वहां बारिश की मात्रा बढ़ने से डिकेइंग जल्दी हो जाता है।
तो वहां पर आर्टिफैक्ट्स जल्दी नहीं मिलते, होंगे पर मिलते नहीं। चलिए अब बात करते हैं आगे की कड़ी में। तो जिरात वगैरह सब समझ ही गए। अब दक्षिण भारत की ओर बढ़े, साउथ इंडिया। अब यहां पर देखते हैं जम्मू कश्मीर में एक बुर्जा होम है, गुफ करार। इसको डिस्कस करके साउथ इंडिया चले। ध्यान देना, एक बस्ती है जिसका नाम है बुर्जा होम। ये हिंदी का ही वर्ड है, पर एक्चुअली कश्मीर में रहने वाले लोगों का लोकल लैंग्वेज है बुर्जा होम, जिसका अर्थ होता है गर्तावास, यानी जमीन के नीचे। बेटा गर्त मतलब होता है गड्ढा, खाई, जमीन के नीचे। आवास मतलब आवास, रेसिडेंस। तो जमीन के नीचे जब घर बनेगा तो गर्तावास, अंडरग्राउंड। आज पूरा मेट्रो, ठीक है, और खुद जो सेंट्रल विस्टा बनेगा उसका भी एक पार्ट अंडरग्राउंड ही होगा, तो गर्तावास, ठीक है। इसका दूसरा अर्थ है जन्म स्थान। इसका दूसरा अर्थ है जन्म स्थान, बर्थ प्लेस एट श्रीनगर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ये श्रीनगर में मिला है। कितना ओल्ड है? 2400 बीसी का टाइम है। आ गया ना चैल्कोलिथिक एरा में, 2400 बीसी इसका टाइम है। ध्यान देंगे। ऐसा एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है, ठीक है, उसी को आप कह देते हैं नव पाषाणकालीन बस्ती है, जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में है, जिस जगह का नाम है बुर्जा होम, जिसका अर्थ है जन्मस्थान, जिसका अर्थ है गर्तावास, अंडरग्राउंड होम। दूसरा पॉइंट ये समझिए, ये 2400 वर्ष बीसी है, यानी आज से 4400 वर्ष, तो 2400 बीसी ओल्ड। यहां पर जो चीजें हमें मिली है उसका अगर संदर्भ हम देखें तो क्या क्या, जमीन के अंदर जैसे हम कुआं खोदते हैं ना पानी के लिए, वेल, तो ऐसे जमीन के अंदर गड्ढा है करीब 15-20 फुट, और उस गड्ढे में एक पिलर डाला लकड़ी का, और उसके बाद उसका एक शेड बना दिया जमीन से 8 फीट 9 फीट ऊपर करके, या 4 फीट, और ऊपर से झोपड़ी नुमा घास फूस दे दिया। तो ऊपर से, धरती के ऊपर से देखिएगा तो झोपड़ी जैसा, पर अंडरग्राउंड जाइएगा तो जमीन। अंडरग्राउंड जाने के लिए रास्ता स्टेप बना होता था। ये चीजें ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आ जाती है। अब अंडरग्राउंड में जाकर के जो हमें मिला है, तांबे के हंसिया, शैकल, फसल काटने वाला, कॉपर का मिला है बंसी, कांटे, जो मछली मारने के लिए होता है ना बंसी, जिसमें मछली फंसाते हैं, वो मिला। मछलियों के कांटे मिले, जो खाए होंगे मछली, उसका स्केलेटन, ठीक है, बोन मिला। चूल्हे पे जो खाना बनाते थे वो चूल्हा मिला, ठीक है। उसके अलावा और क्या, तो कुत्ते को वो पालते थे, कुत्ते को वो लोग डोमेस्टिकेट कर चुके थे, पालते थे, तो कुत्ते का शव, कारकेस मिला। इसके अलावा अन्य चीजें भी मिली। तो बुर्जा होम से हमें यह पता चला। अब कुल मिला के समझिए, बुर्जा होम का क्या अर्थ है? जन्मस्थान, बर्थ प्लेस। बुर्जा होम का अगर ये जन्म नहीं दिया हो ये मीनिंग, तो गर्तावास, अंडरग्राउंड। कहां के लोग गर्तावास में रहते थे अंडरग्राउंड ले? बुर्जा हमको लोकेट करिए श्रीनगर, ठीक है ना। ये क्या क्या वहां से प्राप्त हुए वो हाई लेवल पर जाने पर अपने आप आ जाएगा आईएएस में, तो वो सब लिख देना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ही एक और छोटा सा स्थान मिला जिसको आप देखेंगे, दूसरा
गुफकराल, साउथ वेस्ट श्रीनगर, इसका अर्थ जो होता है कुम्हार की गुहा, गुहा यानी गुफा। ये कितना पुराना है? तो ये 2200 बीसी के आसपास का है। ये आपके एनसीईआरटी में है लिखा हुआ। गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा, द केव ऑफ पॉटर। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन बट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ श्रीनगर, near about 30 kilometers away. It is also Chalcolithic site. It is same as underground citadel and number of things same also we find here. गुफ कराल का अर्थ याद रखिएगा, ये कहाँ है ये याद रखिएगा। तो ये बात हो गई। अब हम बात करें साउथ इंडिया में। Now we have to talk South India. साउथ इंडिया में एक जगह है पयमपल्ली, तमिलनाडु में। यहां भी तांबे की चीजें मिली, ये सब चीजें मिली हैं, ठीक है। प्लस एक चीज समझना है, स्पेशल बातें ये समझनी है, नोटेबल है कि साउथ इंडिया में जो नियोलिथिक टाइम है, फीचर है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू चैल्कोलिथिक फीचर। दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण भारत में नवपाषाण जो संस्कृतियां थी वह ताम्रपाषाण संस्कृतियों में तब्दील हो गई विदाउट गिविंग एनी फीचर। तो दोनों मिल गए। तो साउथ इंडिया में इस समय को कहते हैं नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, ऐसे नाम है, ठीक है, स्पेशल। तो यहां पर जो नेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां जो नव होगा नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक कल्चर, याद रखिएगा, ये साउथ इंडिया के लिए स्पेशल नेम है। सब कुछ एज इट इज है, एक साइट्स बताया पयमपल्ली, और सब कुछ एज इट इज है। ये याद रखना है आपको बस कि ये नाम से जाना जाता है। और यहां बड़ा लेट से आया। यहां पर जो डेड बॉडी है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, याद रखिएगा, डेड बॉडी कैसे करते थे? ईस्ट वेस्ट लोकेशन में, ठीक है ना। तो सिर यहां और पांव इधर, याद रखिएगा। दक्षिण भारत के लोग मृतकों का दाह संस्कार जो करते थे, जमीन के नीचे दफनाते थे, तो सिर हेड रखते ईस्ट, पांव रखते वेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। जोड़वे संस्कृति वाले जो है, जो जलाते थे तो नॉर्थ साउथ, लेकिन उसके अश्म को कहां रखते थे? अस्थियों को घर के नीचे दबाकर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लास एंड हो गया। After 10 minutes later, another class of history will continue. Thank you.